हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं जितेंद्र भौरिया, जीत सर पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे हम आरबीएसई बोर्ड की कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के खंड ब के चैप्टर नंबर 1 की। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो, बगैर किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के खंड ब के चैप्टर नंबर 1 के बारे में अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1 है भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान खंड ब के अंतर्गत शुरुआत के जो 10 चैप्टर हैं, वो चैप्टर आपके बोर्ड के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। बोर्ड के साथ साथ भविष्य में जो कंपटीशन में आप बैठते हैं, चाहे वो पुलिस का कंपटीशन हो, ग्राम सेवक का हो, पटवार का हो, किसी भी प्रकार के कंपटीशन में अगर हम बैठते हैं तो उसमें भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन इन्हीं किताबों में से लिए जाते हैं। तो ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा जो मुख्य ध्येय होगा, टारगेट होगा, लक्ष्य होगा, उद्देश्य होगा, वो यही होगा कि कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं वो अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के साथ साथ आगे आने वाले भविष्य में जो कंपटीशन है उनकी भी तैयारी करें। और इस वीडियो में जो भी टॉपिक होंगे उन टॉपिकों के बारे में आपको मैं जितनी हो सकेगी उतनी पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टॉपिक से रिलेटिव अदर जानकारी भी मैं देता रहूं ताकि आप कंपटीशन के लिए सक्षम बन सकें। यही मेरे वीडियो की एक अलग विशेषता रहेगी, यही खासियत रहेगी। ओनली आरबीएससी बोर्ड एग्जाम के लिए ही ये वीडियो नहीं बनाए जा रहे हैं, बल्कि आपको कंपटीशन में सक्षम बनाने के लिए भी ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में देखा जाए तो विशेषता नंबर 1, पहली जो विशेषता है, पहली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। दोस्तों, हमें अंदर क्या है क्या नहीं है उसमें जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए? सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि जो हमारा पॉइंट है उस पॉइंट का आशय क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ क्या है? तो एक छोटी सी लाइन में मैं आपको इसके बारे में अर्थ बताऊंगा, आप समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आशय है कि भारत देश भारत देश आंतरिक और बाह्य, आंतरिक यानी अपनी आंतरिक नीति को, अपनी आंतरिक व्यवस्था को बनाने में, और बाहरी यानी विदेशी नीति को तैयार करने में स्वयं सक्षम है। किसी बाहरी विदेशी सत्ता का भारत पर कोई नियंत्रण नहीं है, यानी कोई कंट्रोल नहीं है। इसी का आशय संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दोस्तों, समझने के लिए जो आपको एक एग्जांपल मैं बताऊं, वो आपका एग्जांपल है कि सन 1947 की अगर हम बात करें, सन 1947 में भारत देश आजाद हुआ था, सबको पता है। सन 1947 में भारत देश जब आजाद हुआ था, उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था।
भारत अंग्रेजों की अधीनता, चाहे आंतरिक दृष्टि की बात कर लो चाहे बाहरी दृष्टि की बात कर लो, तो उस समय हम कह सकते हैं कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश नहीं था। और 1947 में भारत देश आजाद होने के बाद आंतरिक दृष्टि से भी आजाद हुआ, बाहरी दृष्टि से भी आजाद हुआ। इसी का नाम है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। बाकी इसके अंदर अगर हम और चीज देखें, महत्वपूर्ण चीज क्या है आपको समझना है। भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता। अब प्रभुसत्ता का मतलब क्या होता है? प्रभुसत्ता का मतलब है कि भारत का संविधान है वो भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है, और ये संविधान शासन की अंतिम शक्ति भारत को ही सौंपता है। आगे इसमें दिया है कि हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता ने ही इसका निर्माण किया है, तो भारतीय जनता इसको हृदय से स्वीकार करती है। और आज भी हम भारतीय संविधान को मान रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुरूप चल रहे हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी भारतीय संविधान की उद्देशिका। देखो उद्देशिका क्या है, सीधी सी चीज है। भारत का जो संविधान है उस संविधान का पूरा सार हमारी उद्देशिका यानी प्रस्तावना में छुपा हुआ है। हमने संविधान क्यों बनाया, हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, हमें संविधान में क्या क्या मिला हुआ है, हमारे संविधान को बनाने के पीछे क्या टारगेट थे, क्या लक्ष्य थे। हर क्वेश्चन का आंसर इसी प्रस्तावना में छुपा हुआ है। ये जो संविधान को लेकर हमारे मन में जो प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों का आंसर इसी प्रस्तावना में छुपा हुआ है। संविधान के बनाने के पीछे हमारा जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य इस प्रस्तावना में छुपा हुआ है। इसी उद्देशिका में भारतीय संविधान का सार छुपा हुआ है। तभी तो डॉक्टर के.एम. मुंशी ने इसे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। इसके महत्व के देख, इसका जो महत्व है, इस महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा है? व्यवस्थापिका को कहा है, सॉरी प्रस्तावना को कहा है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो वो है हमारा विश्व का सबसे विशाल संविधान। विश्व का सबसे विशाल संविधान, विश्व का सबसे विशाल संविधान। अब देखो, हमें हमारे संविधान की विशालता का पता लगाना है कि हमारे देश का जो संविधान है इसको इतना विशाल क्यों बनाया गया, यानी इसकी विशालता का रीजन क्या है, इसकी विशालता का जो कारण है वो कारण क्या है, इसकी विशालता का कारण क्या है। इसकी विशालता के तीन कारण हैं। इसकी विशालता के तीन कारण हैं। विशालता के कितने कारण हैं? तीन कारण। नंबर एक, भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा, सबसे विशाल संविधान क्यों माना जाता है? इसका अगर आंसर हम दें तो इसके तीन आंसर हैं। नंबर एक, भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान के अंदर अगर हम बात करें तो केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों सरकारों के गठन तथा उनकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है। मतलब है हमारे देश के संविधान के अंदर केंद्रीय सरकार और प्रांतीय यानी राज्य सरकारों के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है, उसकी शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है, उसकी सीमाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। रीजन नंबर एक तो ये। नंबर दो है कि हमारे संविधान के अंदर एक
आर्टिकल 368 368 के अंतर्गत संशोधन की व्यवस्था की गई है, जो भी हमारे संविधान को विशाल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कारण नंबर 3 की अगर बात की जाए कि तीसरा कारण क्या है जिसकी वजह से भारत के संविधान को विश्व का विशालतम संविधान माना जाता है, वो है अनुच्छेदों की संख्या, भाग जो हैं उनकी संख्या, अनुसूचियों की संख्या। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है, इसके पीछे 3 कारण हैं। नंबर 1, पहला जो कारण है वो है आपका कि भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के गठन का प्रावधान प्लस उसकी शक्तियां प्लस दोनों सरकारों की सीमाओं का उल्लेख किया गया है, इसलिए भारत का संविधान इतना विशाल संविधान है। नंबर 2, संविधान के आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन का जो प्रावधान किया गया है वो भी भारतीय संविधान को विशाल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और नंबर 3 जो है वो है हमारे देश के संविधान के अंदर अनुच्छेदों की संख्या, भागों की संख्या, अनुसूचियों की संख्या। अगर अनुच्छेदों को लेकर हम बात करें कि भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या अनुच्छेद हैं, अन्य विश्व के जो देश हैं उनके संविधान के अगर हम अनुच्छेदों की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें अमेरिका, विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, जिसमें मात्र अनुच्छेदों की संख्या है 7। कनाडा के संविधान के अंतर्गत 147। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 153। देखिए, जरा ध्यान से देखिए, अमेरिका के संविधान में अनुच्छेद मात्र 7, कनाडा के संविधान में अनुच्छेद 147, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 153। अब हम बात करें हमारे संविधान की बात करें तो अनुच्छेदों की संख्या 395। यहां पर एक ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, कई बार कंपटीशन में यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के मूल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। तो देखो, मूल अनुच्छेद और वर्तमान अनुच्छेदों में अंतर है। मूल अनुच्छेद वो अनुच्छेद हैं जो 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू किया गया था, उस समय जो अनुच्छेदों की संख्या थी वो आपके मूल अनुच्छेद है। आपको एक बात बताऊंगा, यहां आपने राज व्यवस्था के बारे में पढ़ा होगा, कहीं पर आपने ऐसा भी देखा होगा अनुच्छेद 51 कै, अनुच्छेद 21 कै, ये कै, ख, ग, च, ट, प अनुच्छेदों के आगे जो ये वर्णमाला लगी हुई है, इससे ये स्पष्ट होता है कि ये अनुच्छेद भारतीय संविधान के मूल में नहीं थे, यानी संशोधनों के अंतर्गत इनको लागू होने के बाद जोड़ा गया है। तो ये अनुच्छेद हैं हमारे उप अनुच्छेद। तो मूल अनुच्छेदों की बात करें तो वो है 395। अगर हम
देखें कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया है? 22 भागों में। अनुसूचियां कितनी है? अनुसूचियां वर्तमान में 12 हैं, लेकिन पहले अनुसूची थी 8। परिशिष्ट कितने हैं? 5। ये हमारे संविधान की विशालता को दर्शाता है। अमेरिका 7, कनाडा 147, ऑस्ट्रेलिया 128, दक्षिणी अफ्रीका की बात करें 153। वहीं भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेदों की बात करें 395। वर्तमान में अगर उप अनुच्छेदों को मिलाकर टोटल अनुच्छेदों की बात करें तो लगभग 465 के करीबन है। भागों की बात करें तो 22 भाग हैं, 3 उप भाग हैं, कुल मिला के 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां, 5 परिशिष्ट हैं। चलो ये विशालता के लिए अगर काफी नहीं है तो आपको एक और एग्जाम्पल मैं बताऊं, जो आपको दूसरा कारण बताया मैंने कि संशोधन संविधान में आर्टिकल 368 के तहत जो संशोधन होता है वो हमारी जो आरबीएससी की बुक है, इसमें अभी तक 2016 के अंतर्गत जीएसटी को लेकर जो संशोधन हुआ था 101वां, उसी तक का संशोधन दिया हुआ है। बल्कि भारतीय संविधान के अंदर 103 संशोधन अब तक हो चुके हैं। अब तक भारतीय संविधान में 103 संशोधन हो चुके